हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका से हमारे पास जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है बेटा बस की यात्रा, उसके बारे में। आज हम इस पाठ को ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे, और पाठ को ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ते हुए समझकर इसके प्रश्नोत्तरों को देने के काबिल बनेंगे। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं। ये पाठ बहुत ही रोचक है बच्चों। मुझ पर अगर विश्वास नहीं है तो आप वीडियो को बेशक स्किप करो, बाहर निकल जाओ, एग्जिट कर लो और बेटा खुद से पढ़कर देखो। अगर आपको पसंद ना आए ना पाठ, तब बताना मुझे, लेकिन पढ़ना इंटरेस्ट के साथ। और नहीं, वही इंटरेस्ट आप मेरे साथ अगर लेना चाहते हो, यानी कि हम मिलकर अगर साथ में पढ़े, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखो, समझो, सीखो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। ना पसंद आए, अगर आप डिसलाइक करते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर जाना कि किस वजह से आप लोगों ने डिसलाइक किया, या फिर मुझे क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को बिना वेस्ट किए टाइम को। हमारे पास जो ये पाठ है बेटा, इसका नाम है बस की यात्रा। तो इससे हमें ये तो पता लग गया कि कहीं ना कहीं लेखक जो है वो बस में बैठे होंगे और बस का जो माहौल होगा उसका कहीं ना कहीं चित्रण किया गया होगा। यहाँ पर जो चित्रण किया गया बड़ा ही हास्यप्रद है बेटा। यानी कि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पढ़कर वहां की फीलिंग्स, इमोशंस एज इट इज समझ में आने लगेंगी और आपको पढ़ते हुए बहुत हंसी आएगी। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलें। अब कहाँ के लिए चलना है वो तो भैया आगे पढ़कर ही पता चलेगा आपको। हम 4 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि उन्हें स्टेशन पहुंचना था, ट्रेन जहां से चलेगी वहां स्टेशन पहुंचना था और उस स्टेशन पर चढ़कर उन्हें जबलपुर की तरफ जाना था। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, क्योंकि इसके अलावा अगर वो किसी और ट्रेन से जाएंगे तो देर हो जाएगी। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, ये लेखक ने पूछा। नहीं, बस डाकिन है। यानी बस ही डाकिन है, बस ही लूट लेती है। अब क्या मतलब है इसका वो तो आपको पढ़कर पता चलेगा। बस की हालत को देखकर ही आपको पता लग रहा होगा दोस्तों कि बस कितनी ही ज्यादा कह सकते हो एक्सपीरियंस्ड है, यानी अनुभवी बस है ना। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बहुत या खूब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब बहुत ही बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट ना हो। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी कि इतनी बूढ़ी कि बस मन करे कि बस पूजा कर लो, बस चढ़ो मत इसमें। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? और ये बात तो सही है, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके लिए आपके मन में श्रद्धा है, उसके ऊपर आप बैठ कैसे सकते हो भाई? नहीं बैठ सकते। बस कंपनी एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, मैंने बस कंपनी का जो पार्टनर था वो भी उसी में बैठा हुआ था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है जी। जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा मतलब आगे पीछे, यानी कि कोई आगे जाने लगा, कोई पीछे। घबराहट होने लगी, कहां बैठे जहां से सेफ रहे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। यानी डॉक्टर ने भी कहीं ना कहीं मजाक किया कि डरो मत, बस बैठ जाओ, ये तो बहुत ही अनुभवी है, विश्वसनीय है, यानी कि कहीं ना कहीं भरोसेमंद है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है। ये वाक्य हम कब कहते हैं? जब कोई व्यक्ति समझ रहे हो ना, तो इसीलिए वो कह रहे थे कि आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ये तो आपने सुना ही होगा कि एक दिन सबको जाना है, कबीर जी के दोहे में भी आपने सुना होगा।
आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए होता है, यानी आदमी को यहाँ से जाने के लिए बस एक वजह चाहिए होती है, और वो वजह उनके पास थी। बस में बैठ गए थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे कि सारी बस ही इंजन है। यानी कि इंजन सच में स्टार्ट हुई और पूरी बस हिलने लग गई, जैसे कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे हमें उनसे बचना था। समझ रहे हो? यानी एक तो खिड़कियों में शीशे बहुत कम थे, कांच बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे वो गिर ना पड़े हमारे ऊपर, हमें चोट ना लग जाए, तो उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर हो गए, सड़क के दूर हो गए, है ना। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब ये देखो, ये यहाँ पर दोस्त हैं और शीशे वगैरह के बारे में दिखा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी कि इतनी पुरानी महसूस हो रही थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि उस बस का हर एक पार्ट पुर्जा एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था, हर पार्ट अलग अलग हिल रहा था, पूरी बस गड़क 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 कर रही थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी हम सबका बहिष्कार कर देंगे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। 8-10 मील चलने के बाद यानी सभी भेदभाव जो है वो मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। समझ रहे हो? मतलब टंकी में छेद हो गई तो पेट्रोल निकाला और बाल्टी में भरा और अपने बगल में लेकर बैठ गया, पाइप से इंजन में तेल डाल रहा था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से लेखक डरा हुआ था, सहमा हुआ था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। यानी कि जिसे हम कहते हैं दयनीय क्या होता है, बेचारी बेचारी लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी कि अंदर से कहीं ना कहीं, ग्लानि किसे बोलते हैं, जिसे काइंड ऑफ गिल्टी बोलते हैं ना, अफसोस हो रहा था कि बेचारी हम पर लद कर चले आ रहे हैं। मतलब बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यवहान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी अगर इसके प्राण यहाँ निकल गए तो हमें इसका सब कुछ करना पड़ेगा, यानी जैसे कहते हैं ना वो अंतिम संस्कार वगैरह। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा। बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी, यानी कि बस का लाइट भी काम करना बंद कर रहा था। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे कि अचानक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली में लेकर
इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कहीं ना कहीं ऐसी भावना बहुत ही दुर्लभ है जिसमें आपको पता हो कि आपकी आगे मृत्यु हो सकती है, पर उसमें फिर भी आप बैठे हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ी और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना तो क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है, यानी कि यहां से सीधे दूसरे लोक चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। बहुत ही प्यारी। शायद मेरे मुंह से सुनकर उतना मजा नहीं आया आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप खुद से इसे बैठकर शांति में पढ़ें, आपको बहुत मजा आने वाला है। एक बार आपने इमेजिन करके ये कहानी सुन ली ना, एक बार आप खुद से पढ़ो, और गारंटी कह रहा हूं मैं आपको कि इसको खुद से जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको सच में बहुत मजा आएगा। चलिए अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस पाठ की समरी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लगभग 12 मिनट में हमने इस पाठ को कंप्लीटली समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर इस पूरे पाठ का एक समरी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्यूचर में कभी लौट कर आते हैं इस चैनल पर, आपको लगता है, तो आपको तब काम में आ जाएगी वो वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।